नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं संसद समाचार। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। संसद की खबरों को देखेंगे। सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही की। संसद के दोनों सदनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने पूर्व साथी के बारे में सूचित करना है। EVKS इलंगोवन तमिलनाडु के तत्कालीन गोपीसेट्टीपालयम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। इलंगोवन ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इससे पहले वो तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने कहा कि EVKS इलंगोवन का निधन 14 दिसंबर 2024 को 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में हो गया था। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की याद में मौन रखने के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाई अड्डा विकासकर्ता हवाई अड्डे का विकास करने को इच्छुक है तो उसे हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उचित साइट चिन्हित करना होगा और व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन करवाना होगा तथा साइट क्लियरेंस के उपरांत सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजू भूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। वहीं केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्य उस वित्त वर्ष के प्रारंभ में वित्त वर्ष वार निर्धारित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य लगभग 10,420 किलोमीटर है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर 2024 तक लगभग 3,914 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का निर्माण किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजटीय पूंजीगत परिव्यय 2,72,241 लाख करोड़ रुपए है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमण्णा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता की और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। पेयजल राज्य सूची का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि पूरे देश में गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी, जिसे जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2024 तक पूरे देश में 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। और अब खबर उच्च सदन राज्यसभा से। तो संसद के दोनों सदनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर आज भी विपक्ष का हंगामा जारी था और दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होते ही सदन के नेता भाजपा सदस्य JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से संसद भवन की सीढ़ियों पर भाजपा की एक महिला सदस्य के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। भाजपा सदस्यों ने विपक्ष के नेता से इस मुद्दे पर क्षमा मांगने के लिए कहे जाने पर जोर दिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसका प्रतिवाद किया। द्रविड़ मुनेत्र कशगम
यानी डीएमके के सदस्य त्रिची शिवा ने कहा कि सत्ता पक्ष जो कह रहा है वह उसका दावा है, जबकि गांधी ने आरोप लगाया है कि सदन के बाहर सीढ़ियों पर भाजपा के सदस्यों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और हंगामा थमता ना देख सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान नागालैंड से निर्वाचित भाजपा की सदस्य एस फोंगनॉन कोन्याक ने सदन में कहा कि उन्हें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान मैं मकर द्वार के बाहर सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उस समय मेरे साथ बहुत ही निराशाजनक घटना घटी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वहां मेरे पास आ गए, जिससे मैं असहज महसूस करने लगी और वो मेरे ऊपर चीखने लगे। मुझे लगा कि उनका यह व्यवहार विपक्ष के नेता के व्यवहार से मेल नहीं खाता। सुश्री कोन्याक ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अपना बचाव करने में असमर्थ हूं, फिर भी मैंने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो वास्तव में बहुत बुरा प्रकरण था। किसी भी महिला सदस्य के साथ, वह अनुसूचित जनजाति की सदस्य ही क्यों न हो, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस मामले में आपका यानी सभापति जी का संरक्षण चाहती हूं। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में आज कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के साथ देश के युवाओं की ऊर्जा और आकांक्षा को सही दिशा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है, ताकि उनकी वास्तविक क्षमता को उभारा जा सके। इसका उद्देश्य युवा विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अर्थात क्षमताओं में सुधार के लिए अनुभव से सीखने, युवा नेतृत्व एवं विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक समावेशन के लिए कार्य करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय युवा नीति 2024 का मसौदा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके प्रमुख उपलब्धियों में 3073.97 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत लागत के साथ 323 नई खेल अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, 1041 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। वहीं केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करारालांजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों तरह के श्रम मुद्दों से संबंधित नीतियों और योजनाओं के अध्ययन और दस्तावेजीकरण पर हमेशा जोर दिया है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक प्रमुख और सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जो विशेष रूप से श्रम और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशनों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कर्मचारी पेंशन योजना आदि शामिल है। उधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमले की खबरें सामने आई थी। सरकार ने दुर्गा पूजा 2024 के दौरान ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप में हुए हमले और सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्राधिकारियों को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंताओं से उच्चतम स्तर पर भी अवगत कराया गया है और कई बार इन्हें दोहराया भी गया है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी हिंसा के संबंध में 70 लोगों को गिरफ्तार किया है और 88 मामले दर्ज किए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जुड़ी स्थिति पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि अपनी वैश्विक भागीदारी से भारत विश्व मंच पर एक जिम्मेदार और रचनात्मक सहभागी तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा संबंधी वैश्विक वार्ताओं में एक सक्रिय भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल के वर्षों में हमारे विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र में भारत की भूमिका एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की रही है, जिसे न केवल कड़ी सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने में भी सबसे आगे रहा। हमारा बहुआयामी दृष्टिकोण सहभागियों और संबंधित देशों के साथ मिलकर कार्य करना रहा है। तो आज के संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे समाचार।